स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करेंगे फिर फंक्शंस का टॉपिक। ठीक है, टुडे विल बी डूइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक फंक्शंस। तो वी हैव अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इसको बोलते हैं जिसमें x की पावर 2 हो। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अच्छा, और इसका जो है डोमेन आपको दिया हुआ है। डोमेन क्या है? x की वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, x की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 5 तक। अब मुझे ये बताओ कि ना, क्या कहते हैं, अगर बोला हुआ हो फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, कैसे निकालेंगे रेंज? एक अगर आप ये सोचो कि अगर लिनियर फंक्शन होता है उसकी रेंज कैसे निकालते थे हम? सिर्फ डोमेन के दोनों पॉइंट पुट कर देते थे, ऐसे ही था ना। लेकिन जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसकी रेंज निकालने के लिए सिर्फ डोमेन के दोनों पॉइंट्स नहीं डालते आप। डोमेन के दोनों पॉइंट्स तो डालोगे ही डालोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको क्या चाहिए होगा? टर्निंग पॉइंट भी चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले नंबर वन, अब आपने क्या करना है? एफ ऑफ जीरो पुट करना है। 2 into 0 -4 into 0 +5। आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ गया। फिर एक मरतबा आप डालोगे एफ ऑफ 5। 2 into 5 का स्क्वायर -4 into 5 का स्क्वायर +5। सॉरी, दूसरे वाले में 5 है सर। 5 + 25 to the 50। 50 + 5 55 -20 35। अब आपको एक और चाहिए, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट चाहिए, तीन चीजें चाहिए होंगी, डोमेन के दोनों पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कहाँ से आएगा हमारे पास? टर्निंग पॉइंट निकालने के दो तरीके हैं। नंबर वन तरीका ये है कि आप उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो। नंबर टू ये है कि आपको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर दो। बात समझ रहे हैं सब लोग मेरी? टर्निंग पॉइंट निकालने के दो तरीके हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं ना, तो बेहतर क्या है? dy/dx को 0 कर दो। 0 इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? ये 4x - 4। 4x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 1। सही है ना, x इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 into 1 का स्क्वायर -4 into 1 +5। 2 + 5 7, 7 - 4 इज 3। मतलब हमारे पास देखा जाए तो अब ये तीन पॉइंट्स आ गए। अब हमें f की रेंज बनानी है। रेंज बनाने के लिए क्या करते हैं? बीच में f ऑफ x आएगा और लेफ्ट और राइट पर दोनों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब इन तीनों वैल्यूज में से जरा कंसिडर करो, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है? मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 35। तो ये इसकी रेंज बन गई है। आई रिपीट वंस अगेन, देखो जब आपके पास एक ना वो होती है ना स्ट्रेट लाइन, लीनियर फंक्शन होता है, तब तो आप क्या करते हो? बस डोमेन के दो पॉइंट्स निकालते हो। लेकिन जब लीनियर नहीं होता ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, इसका ग्राफ भी एक अंदाजन बना के दिखा रहा हूँ। तो ग्राफ कैसा बनेगा पता है? 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 पर क्या आ रहा है? 0 पर 5 आ रहा था ना। 0 पर 5 आया है, और जो है 1 पर क्या आ रहा है? 1 पर 3 आ रहा है, और 2 3 4 5, 5 पर क्या आ रहा है? 35। कुछ इस तरह का ग्राफ होगा इसका। कर्व है ना इसका ये। बात समझ आ रही है आप लोगों को? मतलब ये जरूरी भी नहीं मेजर करके बनाओ, आप यूं बना लो ऐसे ही। तो आप 0 लिख दो, उस पर 3 लिख दो, इस पर जो है कहते हैं 1 पर आपने, सॉरी, 0 पर 5 है, 1 पर 3 है, और 5 पर 35। क्या कह रहे हो भाई? जब भी क्वाड्रेटिक होगा ना, उसमें 3 पॉइंट्स लेने होंगे आपको, में स्टार्टिंग एंडिंग और टर्निंग। क्या कह रहे हो? डोमेन मेरा 0 से लेकर 5 तक है ना, तो डोमेन है ना, रेंज मेरी क्या है ये? कहाँ से मिनिमम, इन तीनों में से मिनिमम पॉइंट कौन सा है? 3, और मैक्सिमम क्या है? 35। तो यही रेंज होगी ना, 3 से लेकर 35 तक। ठीक है ना, मैं और एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x² -16x + 10। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम तो ये करना, आपने डोमेन भी गिवन होगा क्वेश्चन में। डोमेन अगर आपको दिया हुआ है
0 to 4 है अगर ये 0 to 5 कर लो, चलो इसका भी डोमेन 0 to 5 है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x की जगह 0 f(0) निकालेंगे। देन f(5), 5 का स्क्वायर 25 × 4 100, 100 + 10 110 - 80 30 हो गया। देन अब थर्ड जो हमें क्या चाहिए होगा, टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट के लिए आपको क्या होगा, ये dy/dx को 0 करेंगे। dy/dx का दूसरा नाम जो है ना f'(x) होता है। फंक्शंस के चैप्टर में dy/dx नहीं बोलते, f'(x) बोलते हैं। इनवर्स अलग चीज है, देखो ये इनवर्स होता है पावर -1, खाली डैश डला हुआ f'(x) है। 8x - 16। डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करो, सेकंड डेरिवेटिव होता है डबल डैश। x की वैल्यू 2 आ गई, अब f(2) निकालो। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 + 10 26 - 32 -6 आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जब रेंज बनाऊंगा तो f(x) बीच में आएगा। इसको मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया साइड पर। अब f(x) बीच में आएगा और मिनिमम वैल्यू क्या है इन तीनों में से, -6 और मैक्सिमम वैल्यू 30। ये रेंज हो गई, ये रेंज आ गई। आप स्केच करेंगे, कैसा स्केच होगा, ग्राफ बताओ। इसका भी ग्राफ ऐसा होगा, क्या कहते हैं, सबसे पहले देखो 0 पर 10 आ रहा है, टर्निंग पॉइंट इसमें 2 है, और टर्निंग पॉइंट पे -6 आ रहा है। का ग्राफ अगर मैं स्केच करता हूँ, 0 पर 10 आ रहा है, टर्निंग पॉइंट हमारा 1 2 3 4 5, टर्निंग पॉइंट 2 पर क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। ठीक है, और 5 पर क्या आएगा, 30। ये इसका ग्राफ स्केच हो जाएगा ऐसा। सही है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 पास्ट। सर आपका माइक म्यूट हुआ है। ओ आई एम सॉरी। चलें, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा भाई, मैं शुरू से थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं बात कर रहा था कि भाई जब भी जो है कहते हैं इतनी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है मैं अभी देने वाला था आप लोगों को,
जो माइक म्यूट था तो मिस हो गई। मैंने ये कहा कि भाई अगर कोई एक दोस्त है अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने घर बुलाता है, ठीक है ना, अब वो उसको ये कह सकता है कि भाई कितने बजे आऊं मैं तुम्हारे घर। तो वो चाह रहे हैं दोनों के भाई जिसमें घर में कोई ना हो उसको हम मिले, ठीक है ना, कोई परेशान करने वाला हो तो डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई बच्चा बच्चा ना हो बार बार तंग करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो अब एक तरीका तो ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई आप जो है अगर 10 बजे से लेकर रात में 12 बजे के दरमियान आ जाओ, ठीक है। ये क्या है, टू साइडेड जो है वो डोमेन है, कंप्लीट डोमेन है कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये भी तो हो सकता है कि आप सिंगल हैंडेडली कह दो आपको 10 से पहले आ जाना, भाई 10 बजे अब्बू आ जाते हैं घर पे, 10 से पहले कोई नहीं है, अम्मी को नानी घर भेज दूंगा, ठीक है, 10 से पहले तो मिलने के लिए आ जाओ मुझसे। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 12 के बाद आ जाना, 12 बजे सब सो जाते हैं घर में, ठीक है। तो मतलब ये भी दोनों सूत्र जो है एक्सेप्टेबल है। जरूरी नहीं कि डोमेन हमेशा यही हो कि आप रात को 12 से 4 के बीच में आ जाना, ये जरूरी नहीं है। आप ये कह सकते हो भाई कोई भी, आप ये भी कह सकते हो कि भाई 12 से 4 के बीच में आ जाना, ये कह सकते हो 12 के बाद कभी भी आ जाना, या आप ये भी कह सकते हो 10 से पहले कभी भी आ जाना। दिन में तो मसरूफ होते हैं ना यार, हर बंदा पढ़ाई वढ़ाई करनी होती है दिन में, थोड़ी कंबाइंड स्टडीज के लिए तो रात में ही बुलाया जाता है ना, ठीक है। क्या सोच रहे हो यार तुम लोग? अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये जैसे कि यहाँ पर है, अब जो है ना क्या कहते हैं, यहाँ पर अब जब भी आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करते हैं, 2x² माइनस 16x+23 है ना, तो एक्स स्क्वायर है कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए हमेशा 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तब आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, क्योंकि x जो भी होगा ना 1 के अलावा वो कॉमन जाएगा, फिर 2 आया 2 को कॉमन ले लो, तो अब क्या होगा, ये x² माइनस 8x+23/2। तो हमने क्या किया, ये जो है ना क्या कहते हैं, ये कॉमन ले लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये तो कॉमन आ गया, अब x² माइनस 8x, अब क्या होता है, मिडिल टर्म की कोएफिशिएंट को डिवाइड बाय 2 करते हैं, ये 8 है ना, 8 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4² माइनस 4² प्लस 11.5। ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब पहले इसको सॉल्व कर लो, -16 प्लस 11.5 क्या बचा आपके पास, 4.5, यानी कि -4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा फिर ये, तो बेसिकली हो जाएगा 2x-4 द होल स्क्वायर -9। देखो इसी फॉर्म में इन्होंने करने के लिए बोला था, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -4 और b की वैल्यू क्या है -9, ठीक है, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू -9। ओके, अब आगे क्या है, देखो क्या कहते हैं, रेंज बनानी है, फाइंड द रेंज। देखो रेंज के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि एक तो ऑप्शन ये है कि आपके पास कि x इज लेसर देन क्या लिखा हुआ है 3, तो अगर 3 पुट करें तो क्या आएगा आंसर, 2 × 3² माइनस 16 × 3 + 23। कैलकुलेट करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 18, 16 3 का 48, -7 आ रहा है, 3 के ऊपर -7 आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और जो है कहते हैं ये हमारा टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, नहीं इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट तो +4 है ना। देखो टर्निंग पॉइंट तो किसी काम का ही नहीं ना इस क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो हमारे डोमेन में ही नहीं है। आप खुद सोचो, हमारा जो टर्निंग पॉइंट है इस वक्त, टर्निंग पॉइंट क्या है इसका, टर्निंग पॉइंट क्या होगा, +4, -9, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है। और यहाँ पर हमारे डोमेन क्या है, एक्स इज लेसर देन 3, हमारा डोमेन एक्स इज लेसर देन 3 है, मतलब टर्निंग पॉइंट तो हमारे डोमेन में है ही नहीं, तो इसलिए टर्निंग पॉइंट को तो यूज ही नहीं कर सकते हम रेंज बनाने के लिए। हम रेंज बनाने के लिए सिर्फ क्या यूज करेंगे, रेंज बनाने के लिए हम यही यूज करेंगे, ये -7। अब एफ ऑफ एक्स, अब मसला ये है कि -7 में ग्रेटर लगाए या लेसर। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये लेसर है तो ये भी लेसर ही होगा। एक बात ये बता दूं, ये बहुत सारे बच्चे समझते हैं, आई रिपीट वंस अगेन, यार ये साइलेंट कर दो प्लीज, इसका फोन है दूसरी दफा बजाए, तो साइलेंट करो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग एक बात जरा गौर से सुने मेरी, कि देखो जब भी आपको ये जो चीज होती है कि डोमेन वगैरह यूज करना है, कि कौन से पॉइंट यूज करना है, वो पॉइंट यूज करोगे जो आपके डोमेन में हो भी। टर्निंग पॉइंट इस वक्त आपके डोमेन में शामिल ही नहीं है, मिसाल के तौर पे ये ग्राफ ऐसा बन रहा है,
अब आपका डोमेन ही अगर इससे नीचे है तो मतलब मेरा ग्राफ है ही यहां तक, बस टर्निंग पॉइंट तक ग्राफ पहुंच ही नहीं रहा। समझ रहे हो इस बात को? टर्निंग पॉइंट तक ग्राफ पहुंच ही नहीं रहा है। अच्छा, मेरा टर्निंग पॉइंट कहां पर है? टर्निंग पॉइंट जो है मेरा कहां पर है? ये है माइनस, टर्निंग पॉइंट मेरा है +4 के ऊपर। मेरा टर्निंग पॉइंट जो है वो कहाँ है? +4 के ऊपर। और मेरा ये ग्राफ है वो क्या है? क्या कहते हैं, कौन सा ग्राफ? मिनिमम ग्राफ है ना? मिनिमम ग्राफ है ना मेरा, खुद सोचो। और मेरा टर्निंग पॉइंट जो है वो 4 पे है, और मेरा ग्राफ तो 3 तक बना हुआ है। इधर तक है सिर्फ ग्राफ। आप खुद बताओ कि ये 3 के ऊपर मेरी वैल्यू क्या आ रही है? -7। तो उससे पीछे क्या लिखा हुआ है? एक्स इज लेसर देन 3। तो उससे पीछे क्या होगी? वाई की वैल्यूज जो है -7 से बड़ी होंगी या छोटी होंगी? सोचो जरा, ग्राफ क्यों, जरा देखो गौर से, ग्राफ को जरा गौर से देखो। अगर मैं ग्राफ से आपको एक बात समझाऊं कि यार जब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है? -7। x की वैल्यू 3 से कम होगी तो y की वैल्यू -7 की क्या होगी? छोटी होगी, बड़ी होगी? 7 से ऊपर होगी ना। तो ग्राफ देखो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये मिनिमम ग्राफ है ना। 3 पे तो -7 है, वो बात तो ठीक है, लेकिन x जो डोमेन है, डोमेन मेरा क्या है? x इज लेसर देन 3। डोमेन मेरा क्या है? x इज लेसर देन 3। तो अगर लेसर, या तो एक काम करो ना, ग्राफ को छोड़ो, इससे अच्छा तरीका पता है क्या है? ऐसे एक रैंडम वैल्यू डाल के देख लो, 2 डाल के देख लो, ग्राफ को छोड़ दो बस। आपको पता है कि x की जो डोमेन है मेरा क्या है? x इज लेसर देन 3 है ना। तो 3 से छोटी एक वैल्यू को भी डाल के देख लो, 2 डालो, जरा आंसर क्या आ रहा है। मुझे ये पता है कि 3 के ऊपर क्या है? -7 है। 2 के ऊपर क्या आ रहा है? कैलकुलेटर में ही डालो। नहीं, 2 पे कुछ और आएगा, -1 आ रहा है ना। बड़ी वैल्यू आ गई ना। तो अब क्या करेंगे हम? इसका मतलब है 2 पे -1 आ रहा है, तो यानी कि एफ ऑफ, मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन -7। अब भाई ये 3 पर -7 ही आया ना, 3 पर -7 आया ना, तो आपको बस एफ ऑफ एक्स इज, अब ग्रेटर लगाना है या लेसर, ये परेशानी थी। 3 पर तो -7 आ रहा है, लेकिन हमारे जो डोमेन है वो क्या है? 3 से नीचे की तरफ। तो मतलब ये कि फिर हमारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी -7 से क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि 3 पर -7 आ रहा है और ये ऊपर से नीचे आ रहा है। देखो, जब हमने 2 पर लिया तो -7 नहीं आया, 2 पे क्या है? -1 आया। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू पीछे लेके जा रहे हैं, वाई की वैल्यू क्या हो रही? बढ़ रही है। ठीक है ना? और इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ। सही है। चले आगे चलते हैं। फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सबसे पहले तो y इज इक्वल्स टू कर दो, y इज इक्वल्स टू 2x - 4 द होल स्क्वायर -9। y + 9 इज इक्वल्स टू 2, y + 9 upon 2 is equals to x - 4 the whole square, square root on both the sides। ठीक है, x को सब्जेक्ट बनाना है। इनवर्स निकालने के 3 स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप नंबर 1 होता है f of x की जगह आ जाएगा y। स्टेप नंबर 2 is make x the subject। अभी x सब्जेक्ट बना रहा हूं मैं, दूसरा स्टेप करूं, क्या हो जाएगा ये? √y + 9 upon 2 + 4 is equals to x। x सब्जेक्ट बन गया। अब थर्ड स्टेप क्या है? चेंज द वेरिएबल्स। f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू √x + 9 upon 2 + 4। प्लस माइनस दोनों नहीं लगते इसके अंदर। वैसे तो आपकी बात सही है, अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा सर प्लस माइनस क्यों नहीं आया, जब स्क्वायर रूट हमने किया तो प्लस माइनस क्यों नहीं आया? ठीक है, जब भी इनवर्स वाले में हम करते हैं ना, स्क्वायर रूट प्लस माइनस दोनों नहीं आते, एक ही आता है, या प्लस आएगा या फिर माइनस। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्योंकि जो है ऊपर साइन क्या है? ये लेसर है ना, लेसर में नेगेटिव लगता है और ग्रेटर में प्लस लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव लगेगा साइन। एफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? एफ जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ के फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है ना, उसकी जगह जी पुट कर दो। आई रिपीट वंस अगेन, देखो एफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है? एफ जी ऑफ एक्स का मतलब है ये पूरा एफ के फंक्शन में हर जगह जी ऑफ एक्स आ जाएगा, एक्स की जगह। ठीक है, जैसे कि ये क्या है? 2 और
नहीं नहीं, एफ के फंक्शन में जहां भी एक्स आ रहा है ना उसकी जगह पूरा जी ऑफ एक्स का फंक्शन आ जाए। खामोश रहो, देखो मेरी बात गौर से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। एफ के फंक्शन में, एफ का ये ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, ये एफ का है। इस फंक्शन में जहां जहां एक्स आ रहा है ना उसकी जगह जी का पूरा फंक्शन डल जाएगा, ये 2x+4 आ जाएगा। ठीक है, इसको बस सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा आपका ये। क्या हो जाएगा? 4x² + 2 4 4 16x ये 8x² + 32x + 32 -32x -64 74 84 87 +32x -32x कैंसिल, फिर +32 -87 माइनस क्या हो जाएगा? 55। बस दिस इज द आंसर। तो भाई ये थोड़ा सा जो है ये +23 है, माइनस लग रहा था हमें, थोड़ा सा कॉपी गलत हो गया, इसको प्लस कर देते हैं तो फर्क क्या आएगा हमारा आंसर में। तो आंसर जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा -9, 8x² -9। ठीक है, चले जाए नेक्स्ट। फाइंड f(f)(5). f(f)(5) का मतलब क्या है? ये कॉम्पोजिट फंक्शंस होते हैं कि f के अंदर एक और मतलब f पुट करो और फिर x की जगह 5 डालो। अच्छा, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ना, क्योंकि जाहिर है ये क्या चीज है, मतलब f(f)(x) क्या मतलब, अगर f(f)(x) बोला हो ना, इसका मतलब पता है क्या है? कि इस पूरे डायरेक्ट फंक्शन में जहां जहां x आ रहा है ना, वापस से x की जगह पूरा यही फंक्शन पुट करो। मेरी बात सुनो जरा गौर से, देखो आप लोग जरा मेरी बात पहले गौर से ध्यान से सुनना है सिर्फ, ठीक है? जैसे एफ जी ऑफ एक्स था, इसका मतलब क्या था? एफ के अंदर जी पुट करना है। अब एफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? जहां जहां एक्स आ रहा है ना उसकी जगह क्या करोगे? वापस से पूरा ये पुट कर दोगे। हाँ, यानी कि आप क्या करोगे बेसिकली, ये एक्स की जगह x+3/(x−1) +3 डिवाइडेड बाय अगेन x+3/(x−1) और -1। अब इसका एक शॉर्टकट है, लेकिन ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। असल में अगर ये लिखा हुआ होता ना, ये f(f)(x), तब तो आपको यही करना पड़ता, बड़ी लंबी होती। लेकिन उन्होंने आपके ऊपर एक मेहरबानी की है। मेहरबानी की ये है कि उन्होंने नंबर बता दिया है, तो मुझे बोल दिया, उन्होंने बोला 5 भी पुट करना है। तो एक काम करो, पहले 5 पुट कर दो। पहले एक काम करो, f(5) निकाल लो। 5+3/5-1 8/4। आंसर क्या आ गया? 2। अब क्या करना है? f(2) हो जाएगा, क्योंकि f(f)(5) था ना, f(5) की वैल्यू तो 2 आ चुकी है। समझ रहे हो बात को? देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो f(f)(5) है ना, तो इस f(5) की वैल्यू तो आपको पता चल गई, ये 2 है। तो यानी कि आप क्या करोगे? f(2) करोगे बस। तो क्या होगा? 2+3/2 - 1। बस फाइनल आंसर इज 5। पार्ट बी में क्या करना है हमने? पार्ट बी में f इनवर्स ऑफ x, तो क्या हो जाएगा? y = x+3/(x−1) क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, xy - y = x+3। ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, y - 1। ठीक है, ये मैंने पूरा सब्जेक्ट बना लिया, x बना। इनवर्स ऑफ x = x+3/(x−1)। अब कोइंसिडेंटली वही आ गया तो कोई मसला नहीं है।